Good morning, students. Today we are going to start another topic from chapter 7, the rise of popular movements. और आज भी हम एक मूवमेंट स्टडी करेंगे जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ मूवमेंट्स, हम इस चैप्टर में कुछ मूवमेंट्स स्टडी कर रहे हैं, यानी इंडिया में एक 1970 के बाद काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए हैं जो पार्टी बेस्ड मूवमेंट भी रहे हैं, जिसमें नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट भी रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो उसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है किसान की ये जो मूवमेंट है ये किसानों से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, कहाँ ये इसका ओरिजिन प्लेस, इसकी ग्रोथ और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड रही और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोशल डिसकंटेंट, देखिए इस जो मूवमेंट होते हैं उनके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो सोशल डिसकंटेंट मतलब कि जो सामाजिक असंतोष रहा है वो रीज़न रहा है। इन इंडियन सोसाइटी सिंस द 70s वॉज मैनीफोल्ड, even those section that partially benefited in the process of development had many complaints against the state and politics party। देखिए जो डिसकंटेंट रहा है वो ना केवल उन लोगों में रहा है जिनकी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हुई, बल्कि उन लोगों में भी रहा है जिनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है पॉलिसीज़ से। तो उनकी भी जो कंप्लेंट है वो स्टेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट रही हैं। एग्रेरियन स्ट्रगल ऑफ द 80s इज़ वन सच एग्जाम्पल वेयर बेटर ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स, एग्रेरियन स्ट्रगल ऑफ द 80s इज़ वन सच, जो एग्रीकल्चर में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष रहा है, वो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कि प्रोटेस्ट जिन्होंने किया है वो अच्छे फार्मर्स थे, यानी कि वो प्रोस्पेरियस फार्मर थे, वो समृद्ध किसान थे जिन्होंने पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया है। हमने अभी तक जितने भी मूवमेंट पढ़े मेनली उसमें ये स्टडी किया है कि जो डिसकंटेंट है वो या तो कोई दलित व्यक्ति है, जो पिछड़ी जातियां हैं, या कोई मतलब जो एक बहुत ही लोअर सेक्शन लगाओ सोसाइटी का, तो उनमें उन्होंने मतलब मूवमेंट्स किए हैं, डिससेटिस्फाई हुए हैं जो पॉलिसीज़ से। लेकिन ये मूवमेंट उन किसानों से रिलेटेड है जो काफ़ी समृद्ध किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से खुश नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ है। तो इसकी ग्रोथ देख लेते हैं सबसे पहले, कैसे हुई, कहाँ हुई। पहले मैं आपको एक छोटा सा एक टॉपिक बता देती हूँ। 1960 में हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, ये हम पीछे सब स्टडी कर चुके हैं। तो इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है हमारे जो नदर्न स्टेट्स है, यानी जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा लगा, जिससे क्या हुआ कि किसानों की सिचुएशन काफ़ी अच्छी हुई थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों की सिचुएशन अच्छी रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कि काफ़ी सारी जो क्रॉप्स थी वो ग्रो कर रहे थे, वो जिनको कि कैश क्रॉप कहा जाता है। कैश क्रॉप मतलब कि जैसे कि एक तरह से व्यापार के पर्पज़ से जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही है, जैसे कि इसमें वीट और शुगर केन आ रहा था कि इंडिया में वीट और शुगर केन जो है वो काफ़ी इसकी काफ़ी खेती हो रही थी इन एरियाज़ में। तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से इन कैश क्रॉप्स पे इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट ज़्यादातर इस टॉपिक से रिलेट करता है। इन जनवरी 1988 अराउंड 20,000 फार्मर्स हैड गैदर्ड इन द सिटी ऑफ मेरठ। तो ओरिजिन इसका जो माना जाता है वो मेरठ माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। दे वर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज। अब वो प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे थे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बढ़ा दिए थे, इसकी वजह से वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। द फार्मर्स कैंप फॉर अबाउट 3 वीक्स। जो फार्मर्स थे वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे वहाँ के, उनके ऑफिस के सामने उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स तक वो इकट्ठे रहे, जब तक कि उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हुई। देखिए ये जो एग्रेशन है ये बहुत डिसिप्लिन रहा है, मतलब मूवमेंट में, इस मूवमेंट में जो प्रोटेस्ट मेथड था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। किसी तरह की कोई मतलब घटना इसमें या ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। और जो मूवमेंट रहा है आसपास के गाँव ने, जो मूवमेंट में जो किसान वहाँ पे बैठे थे उनको फूड सप्लाई का भी काम किया। द मेरठ एग्रेशन वॉज सीन अ ग्रेट शो ऑफ रूरल पावर। और ये जो मेरठ का जो एग्रेशन है ये एक बहुत बड़ी गांव की जो रूरल पावर है उसको दिखाता है, और ये पावर दिखाता है भारतीय किसान यूनियन की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BKU, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा रीजन, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा रीजन के किसान जो है शामिल रहे हैं।
द BKU was वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन फार्मर्स मूवमेंट ऑफ द 80s के टाइम में जो BKU है वो एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है फार्मर्स मूवमेंट का। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, वी हैव नोटेड इन चैप्टर 3 दैट फार्मर्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैड बेनिफिटेड इन लेट 1960 फ्रॉम द स्टेट पॉलिसीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। शुगर एंड व्हीट बिकेम द मेन कैश क्रॉप इन द रीजन। सिंस देन द कैश क्रॉप मार्केट फेस्ड अ क्राइसिस। अब जो कैश क्रॉप मार्केट है एक क्राइसिस को फेस कर रही थी, संकट को फेस कर रही थी, यानी कि वीट और शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है, लेकिन इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो क्या प्रॉब्लम आई? बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि देखो लिबरलाइजेशन मैं आपको ये मीनिंग काफ़ी बता चुकी हूँ। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से इन्वाइट करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो कैश क्रॉप फार्मर्स जो सेल कर रहे थे वो काफ़ी अच्छा उनका जो प्रॉफिट है वो गेन कर रहे थे इससे। लेकिन लिबरलाइजेशन से क्या होगा कि जो ये क्रॉप्स वगैरह हैं जैसे शुगर केन लगा लो या वीट लगा लो, ये इसमें बाहर का इंटरफेयर हो जाएगा। जब इसमें एक्सटर्नल इंटरफेयर हो जाएगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा, इंडियन फार्मर्स पे होगा। तो लिबरलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी मतलब शामिल होने लगा। तो क्या हुआ, द BKU डिमांड्स हायर। अब जो किसानों की यूनियन बनी क्योंकि वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से खुश नहीं थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर पे हो रहा था। अब किसान क्या डिमांड कर रहे थे, क्वेश्चन बनता है कि उनकी क्या क्या डिमांड थी। डिमांडेड हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस फॉर शुगर केन एंड व्हीट। एक तो वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट प्राइस होता है, मतलब उसका जो गवर्नमेंट प्राइस होता है शुगर केन और व्हीट का वो थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो इंटर स्टेट मूवमेंट होती है चीज़ों की, यानी जो प्रोडक्शन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचाया जाता है, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन होती है उनको अबोलिश किया जाए। और इसके अलावा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के जो है रीजनेबल रेट किए जाए, मतलब बिजली के जो दरों में सुधार किया जाए। वेविंग ऑफ रीपेमेंट ड्यू ऑन लोन्स टू फार्मर्स एंड द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स। और जो लोन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं जो किसानों के लिए हैं उनमें थोड़ा सुधार हो, प्लस किसानों के लिए पेंशन का प्रोविज़न जो है वो लाया जाए। तो ये मेन डिमांड थी उस टाइम। ये आपकी बुक में पिक्चर्स बनी हुई हैं जो किसानों का जो मूवमेंट है ये दिखाया गया है। उसके बाद सिमिलर डिमांड्स वर मेड बाय अदर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट इस मतलब मूवमेंट का इतना असर रहा कि इस तरह की जो डिमांड, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन देश के बहुत सारे और स्टेट में बनने लगे, जिसमें कि शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र डिक्लेयर द फार्मर्स मूवमेंट एज ए वॉर। और ये जो मूवमेंट थे इन्होंने एक अपने आप को मतलब एक युद्ध जैसी युद्ध के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो युद्ध है ये किस किस के बीच में है, ये रूरल एग्रेरियन सेक्टर के बीच में है जिसको कि भारत कहा गया, वार ऑफ भारत, और अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। यानी कि ये युद्ध है एक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में। जैसा कि हमने अपनी जो प्लानिंग कमीशन में जो स्टडी किया था स्टार्टिंग में कि प्लानिंग कमीशन में, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में मेनली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर को, सेकंड में मेनली फोकस किया गया था इंडस्ट्री को। तो मतलब एक वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी इन दोनों ही सेक्टर्स में। तो मतलब ये जो वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो रूरल एग्रेरियन सेक्टर है वो वर्सेस अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो चैप्टर 3 में वही मैंने आपको बता दिया है कि ये हम पढ़ चुके हैं। द सेम डिबेट केम अलाइव। तो इस तरह की डिबेट जो है हमारे देश में एक बार फिर से अलाइव हो गई, फिर से आ गई, जैसे कि पहले एक बार जब 1960 के टाइम में हुई थी, जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी ये लिबरलाइजेशन की वजह से हुई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ कंडक्ट बाय द BKU टू प्रेशराइज द स्टेट फॉर एक्सेप्टिंग इट्स डिमांड। अब जो BKU प्रेशराइज कर रहा था ताकि उनकी डिमांड को जो है वो माना जाए, स्टेट गवर्नमेंट उनकी डिमांड को माने, इसके लिए वो क्या क्या कर रहे थे, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, सिट इन्स एंड जेल भरो, ये सारे मूवमेंट्स ये एग्रेशन के पार्ट्स होते हैं सारे, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है, धरने, रैलीज वगैरह होती हैं, जेल भरो आंदोलन होते हैं। दीज प्रोटेस्ट इन्वॉल्व टेंस ऑफ, अब ये कहाँ पे ये हुए हैं, देखो इसमें टेंस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड एडजॉइनिंग रीजन, ये उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उसके जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे हुए हैं। थ्रू आउट द डेकेड्स ऑफ 80s द BKU organized massive rallies of these farmers in many district headquarters of the state and also at the national capital।
अनदर नोवल एस्पेक्ट ऑफ दीज मोबिलाइजेशन वॉज द यूज़ ऑफ कास्ट। देखिए स्टूडेंट, इस जो मूवमेंट का जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं इसकी वो थी कि ये जो फार्मर्स थे ये पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसान कोई लोअर फार्मर नहीं थे, मतलब पिछड़े हुए किसान नहीं थे, बल्कि ये प्रोस्पेरियस फार्मर थे। तो ये पर्टिकुलर एक कास्ट से जुड़े हुए लोग थे। अब मोस्ट ऑफ द BKU मेंबर्स बिलोंग टू ए सिंगल कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ हरियाणा में जो मूवमेंट हुआ था पीछे 2-3 साल, जब 2-3 साल पहले की बात है, जब जाट आरक्षण हुआ था, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसमें जुड़ी हुई थी। तो उस टाइम भी जो ये एगेशन हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था BKU ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जुड़ी हुई थी। द ऑर्गेनाइजेशन यूज ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत ऑफ दीज कम्युनिटीज इन ब्रिंगिंग दैम टुगेदर ओवर इकोनॉमिक इशू। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि इकोनॉमिक इश्यूज़ को इकट्ठे इन्होंने मतलब लेके आए ये, और इसमें इन्होंने जो कास्ट पंचायत होती हैं, जो ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत होती है, जो परंपरागत पंचायतें, जाति आधारित पंचायत होती है, उनको भी मतलब इसमें इन्वॉल्व किया। इन स्पाइट लैक ऑफ एनी फॉर्मल, देखिए ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। द BKU कुड सस्टेन इटसेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय किसान यूनियन है उसने अपने आप को बहुत टाइम तक बना के रखा, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन क्लान नेटवर्क्स अमंग इट्स मेंबर। क्योंकि जो उसके मेंबर थे वो किसी एक विशेष जो जाति है, जाति वंश है, उससे जुड़े हुए थे। फंड्स, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ BKU, और जो ये जाति है, पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, ये उनको फंड्स वगैरह, जो इनकी एक्टिविटीज़ होती थी उसके लिए फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। और इससे क्या हुआ कि जो BKU और भी ज़्यादा मोबिलाइज होता चला गया, और इसके जो नेटवर्क्स एरिया मतलब एक तरह से बढ़ते चले गए, यानी कि इसकी ब्रांचेस जो है वो पूरे देश में फैल गई। अंटिल द अर्ली 90s द BKU डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम, देखो 90s तक जो है द BKU ने क्या किया, अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज से दूर रखा। इट ऑपरेटेड एज अ प्रेशर ग्रुप, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता था। प्रेशर ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है, दबाव समूह। देखिए वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पर अपना प्रेशर बना के रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे देश में, जो पॉलिटिकल पार्टी हम उसको नहीं कह सकते, बल्कि वो एक ग्रुप होते हैं विद इट्स स्ट्रेंथ ऑफ शीर मेंबर्स, जिसने कि अपने कुछ जो उनके जो मेंबर्स थे, जो कंटिन्यूसली उसमें जुड़े हुए थे, उनसे मतलब अपने आप को उसने स्ट्रेंथ बनाई हुई थी अपनी, और एक प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम कर रहा था। अलोंग विद द अदर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस स्टेट डिड मैनेज टू गेट सम ऑफ देयर इकोनॉमिक डिमांड एक्सेप्टेड द ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द अदर। स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया BKU ने जो और भी पूरे देश में मतलब या पूरे जो हमारे और भी जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको भी एक तरह से अपने आप में मैनेज कर लिया कुछ इकोनॉमिक डिमांड को, मतलब, और उससे क्या हुआ कि उनकी कुछ इकोनॉमिक जो डिमांड थी उनको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब वो मैनेज कर लिया गया उस चीज़ को। द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट ऑफ द 80s इज इन दिस रिस्पेक्ट। इस तरह से जो ये मूवमेंट रहा है किसानों का, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है। 80 के दशक का बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है। द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट वॉज एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर्स दैट इट्स मेंबर पोस्ट। मतलब जो इसकी सक्सेस क्या थी, इसकी सक्सेस यही थी कि जो इसके मेंबर्स थे वो पॉलिटिकल पावर को पोस्ट करने में, मतलब पॉलिटिकल पावर के साथ अपना बार्गेनिंग, मतलब अपना एक मोल भाव होता है, वो करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। मतलब पॉलिटिक्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक तरह से जुड़े हुए दिखाई देते थे, पर एक तरह से उनका इफेक्ट रहा है। द मूवमेंट वॉज एक्टिव मेनली इन द प्रोस्पेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री, अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स हु एंगेज इन द एग्रीकल्चर फॉर। स्टूडेंट, इसमें ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि जो किसान थे वो ज़्यादातर प्रोस्पेरियस थे। वो किसान इसमें शामिल नहीं थे जो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग करते थे, मतलब वो किसान इसमें शामिल थे जो कमर्शियल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, एक तरह से व्यापारिक खेती करते थे। उसके बाद देखो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ जो फार्मर्स के अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्रूट होते चले गए, इसमें जुड़ते चले गए। देयर मेंबर्स फ्रॉम कम्युनिटीज़ दैट डोमिनेटेड रीजनल, और ये जो मेंबर थे इसके, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे वो रीजनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भी उनका एक तरह से डोमिनेशन जो है वो मतलब बनाने में कामयाब रहे। तो इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड रायत संघ ऑफ कर्नाटका। ये दो इस तरह के
इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे जो किसानों से जुड़े हुए थे, आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मर। जिस तरीके का BKU यानी जो भारतीय किसान मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ पार्ट में अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा था, उसी तरीके से शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में और रैयत संघ जो है वो कर्नाटक में अपना रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है आपका कि किसानों की जो यूनियन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप होती चलेगी, किसान जो है अपने वेलफेयर के लेकर इतने ज़्यादा चिंतित रहे कि किसानों ने अपने देश के मतलब गवर्नमेंट के सामने ये भी डिमांड रखी कि जो WTO है यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग रखा जाए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक ऐसा हुआ था, देखिए WTO क्या होता है, ये आपके बुक में छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है बीच में, मैं इसको वैसे बता रही हूँ आपको। WTO ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो मतलब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को ज़्यादा मतलब प्रेफर करता है कि सब देशों की अपने आप में मतलब एक जुड़ाव हो, व्यापारिक रूप से जुड़े रहे सभी देश। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन है वो इस तरीके की नहीं चाहती थी कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे किसी बाहर के मतलब देश का या एग्रीकल्चर सेक्टर का इफेक्ट हो, क्योंकि इससे डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है, मतलब हमारी एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारे देश में जो ये मूवमेंट रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर को WTO से दूर रखे, यानी कि WTO का इंटरफेयर हमारे जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी होती है उनमें नहीं हो।